हेलो एवरीवन, वेलकम इन केमिस्ट्री वर्ल्ड। ये जो वीडियो है आज का, ये ऑक्सीजन सीरीज का थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अब तक हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स देख लिया है। उसमें भी हम लोग ने टेट्राडेंटेटेड लिगेंड तक बात की है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात कर रहे हैं हम लोग पेंटाडेंटेटेड लिगेंड के आगे के। और साथ ही साथ आज हम लोग देखेंगे दो इंपॉर्टेंट थिंग, एक है कीलेट इफेक्ट और सेकंड हम लोग देखेंगे एम्बीडेंटेटेड लिगेंड। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्सेप्ट के लिए और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आगे पढ़ते चलेंगे तो दोनों का यूज़ बार बार होगा। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले तो देखते हैं पेंटाडेंटेटेड लिगेंड क्या होता है। ठीक है, तो पेंटाडेंटेटेड लिगेंड जैसे नाम से मालूम चल रहा है कि इसमें 5 डोनर एटम होंगे। तो इसका कोई एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं जैसे, जो कि काफी फेमस एग्जांपल है, आपने भी सुना होगा इसके बारे में, EDTA। ठीक है, EDTA, लेकिन इसके आगे हम लोग H लगाते हैं। अब इसके ऊपर चार्ज कितना होगा अभी आप देखेंगे स्ट्रक्चर से तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। जैसे कैसे स्ट्रक्चर होता है, एक नाइट्रोजन यहाँ पर और उसके साथ एक इथाइलिन ग्रुप लगा रहता है CH2 और फिर एक नाइट्रोजन और। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन से एक हमने लगाना है CH2COO माइनस ग्रुप, ये कहलाता है एसीटेटो ग्रुप। ठीक है, यहां पर भी यही करेंगे CH2COO माइनस, और इस नाइट्रोजन पे भी यही करेंगे CH2COO माइनस। ठीक है, ये तीन एसीटेटो ग्रुप लगे रहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा रहता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने डोनर एटम पाए जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये दोनों ऑक्सीजन भी डोनर एटम की तरह बिहेव करेंगे, ये दोनों नाइट्रोजन भी डोनर एटम की तरह बिहेव करेंगे। टोटल 4 हो गया, और ये वाला ऑक्सीजन भी एक डोनर एटम की तरह बिहेव करेगा। तो ये टोटल 5 डोनर एटम हो गए इसमें, यानी जो डोनेट कर सकते हैं और मेटल के साथ लिंक कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम है पेंटाडेंटेटेड लिगेंड। ठीक है, अब इसको HEDTA कहते हैं। इस पे चार्ज देखो 1 2 3, यानी टोटल 3 नेगेटिव चार्जेस, दोनों 3 माइनस लिख सकते हैं। अब इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन तो इसके लिए लगा हुआ है। ठीक है, EDTA का फुल फॉर्म होता है, हम लोग खुद से नाम लिख सकते हैं। देखो CH2 ग्रुप है तो ये एक इथाइलिन ग्रुप है, तो हम लोग लिखेंगे इथाइलिन। ठीक है, फिर उसके बाद D से क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन है यानी डाईएमाइन। T से 3 हमारे पास एसीटेटो ग्रुप है तो ट्राई एसीटेटो। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है EDTA का, इथाइलिन डाईएमाइन ट्राई एसीटेटो। तो ये पेंटाडेंटेटेड लिगेंड का एग्जांपल हो गया है। अभी इसके आगे हम लोग हेक्साडेंटेटेड लिगेंड देखेंगे, तो यही एक एग्जांपल हमारे काम आ सकता है EDTA। बस फर्क ये होगा कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन दिख रहा है वहां पर एक और एसीटेटो ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। तो इसी में मैं आपको बता देता हूं हेक्साडेंटेटेड लिगेंड। ये पेंटाडेंटेटेड हो गया था, अभी देखते हैं हम लोग हेक्साडेंटेटेड लिगेंड। ठीक है, तो क्या काम करना है, बस इस हाइड्रोजन की जगह पर हटा करके यही ग्रुप हम फिर से लगा देते हैं CH2CO माइनस, और नाम में चेंजिंग और क्या आ जाएगा, इस हाइड्रोजन को हटा देंगे, यहाँ 3 माइनस की जगह पर टोटल कितना चार्ज हो जाएगा, 4 माइनस चार्ज। देखिए 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और नाम में भी क्या चेंजिंग होगा, इथाइलिन 2 बार इमाइन है, डाईइमाइन हो गया। क्या 3 टाइम्स एसीटेटो है, नहीं, अब 4 टाइम्स हो चुका है, 1 2 3 4। तो ट्राई एसीटेटो की जगह पे हम लोग लिखेंगे टेट्रा एसीटेटो। टेट्रा एसीटेटो, तो ये हो गया EDTA। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका टाइट्रेशन वगैरह भी एग्जाम में करने को मिलता है BSc वगैरह में। ठीक है, EDTA का। तो आपके पास हेक्साडेंटेटेड भी हो गया है, अभी इससे पहले पेंटाडेंटेटेड भी हम लोग देख चुके हैं। अब लिगेंड कौन सा हम लोग देखेंगे। देखिए भाई, जो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग लिगेंड्स को नहीं पहचानेंगे अच्छे ढंग से तो फिर जैसे इलेक्ट्रॉन काउंट वगैरह अगर आगे देखेंगे OMC में, इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे किए जाते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, तो हमें मालूम नहीं चल पाएगा कि कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या वो लिगेंड कौन सा है। आगे चलकर जब हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, अगर आपको लिगेंड के नाम नहीं मालूम रहेंगे तो कैसे पता करेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और कौन सा वीक लिगेंड होता है। इसलिए जरूरी ये है कि सबसे पहले हम लोग कोशिश ये करें
कि हमें सारे लिगेंड्स जो मैक्सिमम हैं, जो अभी पढ़ाए गए हैं, या जो इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं वो हमें ध्यान में रहें कि उनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उनके शॉर्ट नेम कैसे लिखे जाते हैं, कितने चार्ज होते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से डोनर एटम होते हैं, हमें लिगेंड्स अच्छे से पहचानने आना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बार बार उसे प्रैक्टिस करिए। देखिए, जब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें अपने आप ही दिमाग में बैठ जाती हैं। रेगुलर प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे हम लोग देखेंगे हेक्साडेंटेटेड लिगेंड के बाद अब हम लोग देखने वाले हैं फ्लेक्सीडेंटेटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेटेड लिगेंड के बाद हम लोग देखेंगे फ्लेक्सीडेंटेटेड लिगेंड। अब ये फ्लेक्सीडेंटेटेड लिगेंड क्या होता है? देखो भाई, एक ऐसे लिगेंड जो कि मोनोडेंटेटेड और बाइडेंटेटेड लिगेंड दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेटेड लिगेंड। दे कैन एक्ट मोनोडेंटेटेड एंड बाइडेंटेटेड। ठीक है, जो मोनोडेंटेटेड और बाइडेंटेटेड दोनों की तरह बिहेव कर ले उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेटेड। लेकिन अब यहाँ पे बात ये समझने वाला है कि एक टाइम पर तो वो एक ही तरह बिहेव करेगा, यानी या तो वो मोनोडेंटेटेड की तरह बिहेव कर रहा होगा या तो वो बाइडेंटेटेड की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि कब वो मोनोडेंटेटेड की तरह है और कब वो बाइडेंटेटेड की तरह बिहेव करेगा? ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, कुछ देख लेते हैं, जैसे नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट को आपने मोनोडेंटेटेड में पढ़ा है, ठीक है। तो नाइट्रेट कभी कभी मोनोडेंटेटेड की तरह बिहेव करेगा और कभी कभी बाई की तरह भी बिहेव करेगा। उसके बाद नाइट्राइट आयन हो गया, ठीक है। फिर आपका कार्बोनेट हो गया CO3 एसीटेट आयन भी हो गया CH3COO-, और आपके पास क्या हो गया, फॉस्फेट आयन हो गया PO4 3-, ठीक है, और ClO4-, ठीक है, क्लोरेट आयन। ये सब जो आयन है वो फ्लेक्सीडेंटेटेड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। कभी आपका मोनो की तरह काम करने लगते हैं, कभी बाई की तरह काम करने लगते हैं। तो अब इसके पीछे क्या है, क्या मिस्ट्री है, क्यों मोनो की तरह, क्यों बाई की तरह? असल में ये डिपेंड करते हैं कि ये किस मेटल के साथ कंबाइन होने जा रहे हैं। ये रियल में डिपेंड करते हैं कि किस मेटल के साथ कंबाइन होने जा रहे हैं, कि लार्ज साइज वाले मेटल के साथ कंबाइन होने जा रहे हैं कि स्मॉल साइज के मेटल आयन के साथ कंबाइन होने जा रहे हैं। इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कैसा बिहेव करेंगे। ठीक है, अगर स्मॉल मेटल हुआ, ठीक है, तो ये बिहेव करेंगे किसकी तरह, मोनोडेंटेटेड की तरह। ठीक है, और अगर ये लार्ज मेटल हुआ यानी लार्ज साइज का मेटल हो रहा है, ठीक है, तो अब ये बिहेव करेंगे बाइडेंटेटेड की तरह। ठीक है, अब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों, रीजन अगर पूछा जाए कि स्मॉल के साथ ये मोनो की तरह क्यों बिहेव करते हैं और लार्ज के साथ ये बाई की तरह क्यों बिहेव करते हैं, ठीक है, तो अब यही हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी जो बोर्ड पर है आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसे नोट कर लीजिए। हम लोग अब आगे देखने वाले हैं क्यों आखिर ऐसा होता है कि स्मॉल के साथ मोनो और लार्ज के साथ बाइडेंटेटेड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने नाइट्रेट लिया, नाइट्रेट का स्ट्रक्चर कैसे बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा नाइट्रेट हो गया। अगर मान लीजिए कोई मेटल है, ठीक है, और इसका साइज जो है बहुत स्मॉल है, ये स्मॉल साइज का मेटल है, ठीक है, तो ये इसके साथ ऐसे, ठीक है, डोनेट करके इसके साथ लिंकेज करेंगे। तो अगर ये स्मॉल साइज का है तो इसके साथ कंबाइन होने के लिए, मतलब इसके साथ अटैच होने के लिए इनको काफी क्लोज आना पड़ेगा, यानी ये भी बॉन्ड क्लोज आएगा और ये भी बॉन्ड क्लोज आएगा। तो जब ये बॉन्ड क्लोज आएंगे तो इन बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन काम करने लगेगा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। और जब बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन काम करेगा तो वहां पर क्या डेवलप हो जाएगा, स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। और जैसे ही तनाव, स्ट्रेन डेवलप होगा, ये अपने आप को क्या फील करने लगेंगे, अनस्टेबल। तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा,
अनस्टेबल, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल नहीं रहना चाहेगा जब उसके पास ऑप्शन है कि वो मोनोडेंटेट की तरह भी बिहेव कर सकता है। जैसे ये बाइडेंटेटेड की तरह अगर बिहेव कर रहा है तो दोनों को काफी क्लोज आना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी स्मॉल साइज का है, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर रिपल्सन काम करने लगेगा और वहां पर स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। और स्ट्रेन डेवलप होने की वजह से वो जो कॉम्प्लेक्स है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और इस वजह से ये फिर बाइडेंटेटेड की तरह काम नहीं करता है स्मॉल साइज वाले की तरह, तो ये बहुत ही इजीली क्या काम करेगा, मोनोडेंटेटेड की तरह काम कर लेगा। मोनोडेंटेटेड तो है ही है ऑलरेडी, ठीक है। अब अगर लार्ज साइज का लेते हैं, अगर मान लीजिए आपने लार्ज साइज का लिया, तो लार्ज साइज का लेने पर जैसे ये मेटल है, ये काफी लार्ज साइज का है, तो लार्ज साइज का लेने पर जब ये इसके साथ अटैच हो रहे होंगे तो ये बॉन्ड पेयर काफी डिस्टेंस आ जाएगा इनके अंदर बहुत गैपिंग आ जाएगा। तो जब गैपिंग आएगा तो जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन लग रहा था अब वो उतना ज्यादा नहीं लगेगा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन नहीं वर्क करेगा वहां पर, जिसकी वजह से स्ट्रेन नहीं होगा, और स्ट्रेन नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स कैसा बन जाएगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो यही रीजन है कि क्यों स्मॉल साइज के साथ मोनोडेंटेटेड की तरह और क्यों लार्ज साइज के साथ वाले मेटल के साथ बाइडेंटेटेड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो यही ऐसे ही लिगेंड को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेटेड लिगेंड, ठीक है। ऐसे ही लिगेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लेक्सीडेंटेटेड लिगेंड, जो दोनों की तरह काम कर सकें, ठीक है, जैसा वहां पर उनको नीड हो। क्लियर हो गया। तो अब ये फ्लेक्सीडेंटेटेड के बाद अब हम लोग बात करने चल रहे हैं एम्बीडेंटेटेड लिगेंड के बारे में। फ्लेक्सीडेंटेटेड लिगेंड देखने के बाद अब हम लोग के पास है सबसे इंपॉर्टेंट लिगेंड एम्बीडेंटेटेड लिगेंड। अब ये एम्बीडेंटेटेड लिगेंड होता क्या है, पहले उसकी डिफिनेशन जानेंगे, उसकी कंडीशन जानेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे किनारे पर आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन में करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से इसमें एम्बीडेंटेटेड लिगेंड है। देखिए अब इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन पर भी फोकस करना बहुत जरूरी है आपके कॉन्सेप्ट के लिए भी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी बेसिक पार्ट भी पूछे जाते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े एग्जाम हो। जैसे आपके लिए मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं गेट का एग्जाम। ये जो अभी गेट 2021 हुआ है, इस गेट में अगर आप लोग को जानकारी होगी, इंफॉर्मेशन होगा, तो थोड़ा सा चेंजेस ये हुआ है कि जो बीएससी के लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और जो बीएससी पास आउट हैं वो भी ये पेपर दे सकते हैं। तो उनका पेपर केमिस्ट्री का जो गेट केमिस्ट्री का होता है और जो आफ्टर एमएससी देते हैं या एमएससी फाइनल ईयर वाले देते हैं वो तो सेम आने वाला है। अब क्योंकि बीएससी वाला भी बच्चा, लास्ट ईयर वाला भी बच्चा है, जो स्टूडेंट है वो ये पेपर दे रहा है, तो अब बहुत टफ, तो जैसे पहले गेट का अपना एक लेवल होता है कि गेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, टाइम प्रॉपर मिलता है, ठीक है, और कोई बहुत ऑप्शन नहीं होता उसमें लीव करने का, सारे क्वेश्चन करने होते हैं गेट केमिस्ट्री में। तो अब क्या हुआ कि बीएससी वाले बच्चे भी दे रहे हैं और वही एमएससी वाले बच्चे भी दे रहे हैं, ठीक है। तो पेपर कम का लेवल इनको कम करना था, ठीक है। तो इस बार पेपर का लेवल कम हुआ है और होता जाएगा, ठीक है। वो देखते हैं, अगर अगले साल भी यही पैटर्न रखेंगे तो उम्मीद है कि उसी टाइप का पेपर आएगा, ठीक है। थोड़ा बेसिक पेपर रहता है, अच्छा पेपर रहता है, यानी बीएससी वाले बच्चे भी उसे कर सकते हैं अगर मेहनत करें थोड़ा तो, ठीक है। अगर अपने थर्ड ईयर तक के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की भी जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें पढ़ें और अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करें, कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएं, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री पे प्रैक्टिस करें, इलेक्ट्रोड हो गया, सॉल्यूशन चैप्टर हो गया, काइनेटिक्स हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेशन से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आता है, ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री से भी आता है। अगर उस पर फोकस करें तो ये हो सकता है, ठीक है, आप आराम से उसे इजिली निकाल सकते हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैंने भी इस टाइम 2021 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था गेट का और मैंने दिया था और मेरा भी ठीक ठाक अच्छे रैंक से इस बार मेरा भी सिलेक्शन हो गया है। मैं गेट भी क्वालिफाइड हो गया हूँ, ठीक है। अब चलिए देखते हैं एम्बीडेंटेटेड लिगेंड के बारे में। पहले तो समझते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी कंडीशन। कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन यही है कि ये मोनोडेंटेटेड होना चाहिए, ठीक है। मोनोडेंटेटेड कहने पर ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये जब अटैच होगा मेटल के साथ तो सिर्फ एक ही डोनर एटम के साथ अटैच होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये होना चाहिए कि इसके पास 2 डिफरेंट डोनर एटम होना चाहिए, बहुत ही
ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसकी, टू डिफरेंट डोनर एटम, सेम डोनर एटम रहे चाहे दो या दो से ज्यादा, उससे नहीं फर्क पड़ेगा, एम्बिडेंटेटेड नहीं हो सकता, उसके पास टू डिफरेंट डोनर एटम होना चाहिए और वो मोनोडेंटेटेड की ही तरह बिहेव करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेटेड लिगेंड बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब आपको पहले भी क्लास में मैंने एक पॉइंट समझाया था और यहां पर भी काम आने वाला है, कोई डोनर एटम कब बनेगा? भाई पेट अपना खुद का भरा होगा तभी तो दूसरे को हम खाना खिलाएंगे। एक जनरल बात करते हैं, यहाँ पर वो बात नहीं करना है कि नहीं मैं भूखा रहकर दूसरे को खाना खिलाऊंगा, ठीक है, वो वाली बात नहीं करनी। एक सिंपल थ्योरी पे बात करते हैं, जब हमारा खुद का पेट भरा होगा तभी तो हम दूसरे को खाना खिलाएंगे। सेम यहाँ पर भी है, जब तक खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो दूसरे को डोनेट कैसे करेगा? ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वो कब डोनर एटम बन सकता है। वो डोनर एटम तभी बन सकता है जब उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो और उसके पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन हो, एटलीस्ट वन लोन पेयर होना चाहिए, तभी वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, इसी उस पे हम लोग देखेंगे, इसी बेस्ड पर जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो यहाँ लिखे हुए क्वेश्चन उसको हम लोग चेक करेंगे। जैसे SCN, ठीक है, अब ये क्या है, ये है मोनोडेंटेटेड, लेकिन इसके पास दो डिफरेंट डोनर एटम है, एक सल्फर है और एक नाइट्रोजन है, क्योंकि सल्फर के पास भी क्या है, लोन पेयर होता है। तो ये एक टाइम पर या तो वो नाइट्रोजन की तरफ से अटैच हो सकता है या एक बार में सल्फर की तरफ से अटैच हो सकता है। तो टू डिफरेंट डोनर एटम है और साथ ही साथ वो मोनोडेंटेटेड भी है, इसलिए ये एम्बिडेंटेटेड लिगेंड हुआ। अब आइए इनको हम चेक करते हैं। सल्फेट आयन क्या है आपका एम्बिडेंटेटेड लिगेंड। ठीक है, चलिए अब आप वीडियो पॉज करिए, पहले आप खुद से इस क्वेश्चन को लगाइए, क्योंकि आपके पास डिफिनेशन भी आ गई है और आपके पास एग्जांपल भी आ गया। अब इस डिफिनेशन के बेस पर हम लोग चेक करते चलेंगे कि ये है कि नहीं है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चलो सल्फेट आयन का देखते हैं, SO4 2-। अगर स्ट्रक्चर बना ले तो क्या दिक्कत है? सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, जिसमें से 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिस पर एक निगेटिव चार्ज होगा, SO-, इनको अलग से बना लिया। बाकी 2 ऑक्सीजन का हमें लोन पे ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली का है। तो इसने तो अपने 6 इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बना रखे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अभी बिजी हैं, इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब डोनर एटम की बात करें तो ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, चारों ही ऑक्सीजन लोन पेयर या जो भी है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, मेटल के साथ लिंक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये चारों ही डोनर एटम सेम हैं, एम्बिडेंटेड के लिए कंडीशन क्या है कि जो डोनर एटम होना चाहिए, 2 डिफरेंट डोनर एटम, यहां पर डिफरेंट डोनर एटम नहीं है, इसीलिए जो सल्फेट है वो आपका एम्बिडेंटेटेड लिगेंड नहीं है, ये नहीं। ठीक है, अब नाइट्रेट का चेक करेंगे, NO3-, इसी तरीके से। ठीक है, क्या नाइट्रेट एम्बिडेंटेटेड लिगेंड है? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 5 इसके बिजी हैं, जो उसके पास लोन पेयर होता है वो भी उसने एक ऑक्सीजन को दे रखा है, सिर्फ यहाँ पर ऑक्सीजन ही डोनर एटम के तौर पर दिख रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। 2 डिफरेंट डोनर एटम होने चाहिए। ठीक है, NO2- को देखते हैं। NO2- का स्ट्रक्चर अगर बनाएं, एक ऑक्सीजन ऐसा जिसके साथ ये, अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचा हुआ है। अब नाइट्राइट जो है, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो चुका है, ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हैं, ये ऑक्सीजन डोनर एटम की तरह भी काम कर सकता है, ये वाला भी कर सकता है, ये नेगेटिव चार्ज इसके लिए, ठीक है, ये भी काम कर सकता है। नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो ये भी एज अ डोनर एटम काम कर सकता है। तो यहाँ पर नाइट्राइट जो है वो एम्बिडेंटेटेड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके पास 2 डिफरेंट डोनर एटम है। अब बात करें ClO3- का, देखते हैं ClO3-। क्लोरीन है, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, हैलोजन फैमिली का है, 7th A ग्रुप का है, 3 ऑक्सीजन है, जिसमें से एक ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज होगा, बना लेते हैं, एक ऑक्सीजन है निगेटिव चार्ज वाला, बाकी 2 ऑक्सीजन। ठीक है, क्लोरीन के कितने इन्वॉल्व हो चुके हैं? 1 2 3 4 5, क्लोरीन के पास एक लोन पेयर बच गया है।
अब एक लोन पेयर बच गया है तो ये भी डोनर एटम की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन ये भी डोनर एटम की तरह बिहेव करेगा। ClO3 माइनस एक एम्बीडेंटेटेड लिगेंड है। अब बात करेंगे ClO4 माइनस की। हमें 4 ऑक्सीजन लगाने हैं क्लोरीन से। क्लोरीन हो गया 4 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, बाकी के 3 ऑक्सीजन तो ऐसे हैं जो कि डबल बॉन्ड बनाएंगे। क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड वो बना चुका है। क्या उसके पास कोई लोन पेयर बचा? नहीं बचा। इसलिए यहां पर क्लोरीन डोनर एटम नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन ही डोनर एटम है। इसलिए ClO4 माइनस एम्बीडेंटेटेड लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा। अब बात करेंगे हम लोग SO3 की। SO3 का ट्राई करिए आप लोग SO3 का खुद से। ऐसे ही स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो है कि नहीं है। SO3 माइनस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 बिजी है, ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ। अब बात करें SO3 2 माइनस की। SO3 2 माइनस सल्फाइड आयन की, ठीक है। अब SO3 2 माइनस का बनाएंगे स्ट्रक्चर। 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज है और एक ऑक्सीजन भी है। तो मुझे लगता है कि सल्फर के पास तो एक लोन पेयर बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है। 1 2 3 4 एक लोन पेयर बचा होगा, ठीक है, यानी यहां से भी वो डोनेट कर सकता है। तो डोनर एटम ये भी हुआ, ऑक्सीजन भी हो गया। तो ये तो नहीं था, लेकिन सल्फाइड जो है आपका वो एम्बीडेंटेटेड लिगेंड है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, सिर्फ एक ही तरफ से वो अटैच हो सकता है, ये एम्बीडेंटेटेड लिगेंड नहीं होता है। हाइड्रोजन की बात करें, यहां से साफ साफ दिख रहा है इसके पास 2 डोनर एटम है, लेकिन जो दोनों डोनर एटम है वो दोनों ही सेम है, इसलिए ये भी एम्बीडेंटेटेड लिगेंड नहीं है। S2O3 2 माइनस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो मालूम चल जाएगा। S डबल बॉन्ड S O3 2 माइनस, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। मान लो इस सल्फर का एक बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके का कुछ बना लेते हैं रफली स्ट्रक्चर। अब देखते हैं क्या किसी के पास कुछ बचा। इस सल्फर को देखो 1 2 3 4, ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर है। इस सल्फर के पास 1 2 3 4, इसके पास भी एक लोन पेयर बच गया है। और साथ साथ यानी सल्फर भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकते हैं। 2 डोनर एटम, 2 डिफरेंट डोनर एटम है, इसका मतलब ये भी आपका किसकी तरह बिहेव करेगा? एम्बीडेंटेटेड लिगेंड की तरह। अब ये क्या है लिखा हुआ है? NH2 का होल ट्वाइस CO, यानी ये यूरिया लिखा हुआ है। तो यूरिया को देखें NH2 CO NH2, ठीक है। अभी ये C डबल बॉन्ड O होता है, अगर हम लोग बॉन्ड के थ्रू ऐसे बनाएं, ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यानी ये भी डोनर एटम है, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये भी डोनर एटम है। तो यूरिया भी आपका एम्बीडेंटेटेड लिगेंड हो सकता है। हो सकता है क्या? है ही, ठीक है। अब ये बात करें थायो यूरिया, अगर ऑक्सीजन की जगह हटा करके हम लोग सल्फर लगाते हैं तो सल्फर भी तो ऑक्सीजन ही फैमिली का है, उसके पास भी तो लोन पेयर होगा, ठीक है। तो ये भी आपका एम्बीडेंटेटेड लिगेंड है, ठीक है। और HCl माइनस की बात करें, ये तो हम लोग ने देख ही लिया, एक नाइट्रोजन है और एक आपका सल्फर है, दोनों ही डोनर एटम है, वो भी डिफरेंट है, इसलिए ये एम्बीडेंटेटेड लिगेंड हुआ। तो फाइनली कॉन्सेप्ट और डिफिनेशन अगर हमारा क्लियर रहे तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम स्ट्रक्चर बना के पता कर सकते हैं कि वो एम्बीडेंटेटेड है कि नहीं है। कॉन्सेप्ट बस इतना ध्यान रखना है होना चाहिए वो मोनोडेंटेटेड ही, लेकिन उसके पास 2 डिफरेंट डोनर एटम होंगे तो उन्हीं को हम लोग एम्बीडेंटेटेड लिगेंड कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब एम्बीडेंटेटेड के बाद हम लोग बात करेंगे कीलेट लिगेंड्स की, ठीक है। कीलेट लिगेंड्स क्या होते हैं और फिर कीलेट इफेक्ट्स क्या है उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्या होता है आपका कीलेट लिगेंड्स? कंडीशन पे फोकस करेंगे, उसी से हम लोग पहचान सकेंगे कीलेट क्या होता है। कंडीशन क्या है कि कीलेट लिगेंड किसे कहेंगे? पहला कंडीशन ये है कि वो पॉलीडेंटेटेड होना चाहिए। पॉलीडेंटेटेड का मतलब है कि मोनोडेंटेटेड ना हो, उसके बाद चाहे कुछ भी हो, चाहे बाई हो, चाहे ट्राई हो, चाहे टेट्रा हो, चाहे पेंटा हो, हेक्सा हो, सब तो हम लोग देख ही चुके हैं। पॉलीडेंटेटेड होना चाहिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही फिक्स हो गया, पॉलीडेंटेटेड लिगेंड।
सेकंड क्या हो गया, सेकंड लिगेंड, सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, नॉन साइक्लिक होना चाहिए, वो लिगेंड खुद नॉन साइक्लिक होना चाहिए। आई बात समझ में, ठीक है, वो लिगेंड खुद नॉन साइक्लिक होना चाहिए। थर्ड क्या है, जब वो किसी के साथ अटैच हो, ठीक है, यानी मेटल के साथ जब अटैच हो, तो मेटल के साथ अटैच होने पर साइकिल का फॉर्मेशन करे, रिंग फॉर्मेशन करे, ठीक है, रिंग का फॉर्मेशन करे। तो ऐसे ही लिगेंड को हम लोग बोलते हैं कीलेट लिगेंड। 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन दिमाग में आपको बैठा लेना है। पहला ये है कि वो मोनोपॉलीडेंटेटेड होना चाहिए, सेकंड ये है कि वो नॉन साइक्लिक होना चाहिए, और थर्ड ये है कि जब वो किसी मेटल से अटैच हो, ठीक है, तो एक रिंग का फॉर्मेशन आ जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं कीलेट लिगेंड। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं एक कीलेट लिगेंड का, जब जहां जिसमें कीलेट लिगेंड पाया जाता है उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग कीलेट कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे। ठीक है, यानी जिसमें कीलेट लिगेंड होगा उसे हम लोग कीलेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और जिसमें नहीं होगा उसे हम लोग नॉन कीलेट यानी एक नॉर्मल वाला कॉम्प्लेक्स कहेंगे। फिर दोनों में फर्क क्या आता है, दोनों में फर्क क्या आएगा, कीलेट बनने से क्या उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है, कोई एडवांटेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन नोट कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख रहे हैं, कोबाल्ट है और ईएन। अब देखिए, क्योंकि हम लोग लिगेंड के क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, अब वो सब हमारे काम आएंगे। ईएन के बारे में जानते हैं, मान लीजिए हमने इससे 3 ईएन लगा लिया और उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। ईएन क्या है, इथाइलिन डाइएमाइन। ठीक है, और ये बाइडेंटेटेड होता है, मतलब यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 3 नहीं है जो दिख रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 6 है। 6 का मतलब आपको क्या बनाना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोबाल्ट है, पहले बना लिया करिए ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब इसमें ईएन लगा दीजिए। ईएन का फॉर्मूला आपको मालूम है, NH2 CH2 CH2 NH2, यही तो होता है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक N इधर बनाइए, एक N इधर बनाइए, बस ऐसे ईएन लिख दिया। ठीक है, और फिर इसी तरह ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ पर एक N इधर, एक N इधर, ईएन लिख दीजिए, एक N इधर। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा कि है तो ये कैसा, नॉन साइक्लिक है, पॉलीडेंटेड। देखो 2 डोनर एटम है, और जब अटैच हुआ तो जो कॉम्प्लेक्स बन करके आया वो कैसा बन करके आ गया, साइक्लिक। देखो रिंग का फॉर्मेशन है, रिंग का फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन करके आया है इसको हम लोग बोलेंगे कीलेट कॉम्प्लेक्स। ये कैसा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, कीलेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब सेकंड थिंग क्या है इसमें देखते हैं, एक नॉन कीलेट वाला एग्जांपल देखते हैं। नॉन कीलेट का एग्जांपल, मान लो हमने ले लिया कोबाल्ट और उससे 6 अमोनिया अटैच करा दिया और 3+। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। कोबाल्ट है, 6 अमोनिया लगाना है, यानी आपका बनेगा तो ऑक्टाहेड्रल ही। 6 अमोनिया लगाइए फटाफट, अमोनिया अमोनिया, यहां पर भी अमोनिया, और ये आपका हो गया अमोनिया। ठीक है, ये हमने बना लिया, और 3+। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका हो गया नॉन कीलेट कॉम्प्लेक्स, ये आपका नॉन कीलेट। ठीक है, एक तरफ कीलेट कॉम्प्लेक्स है, एक तरफ नॉन कीलेट है, क्योंकि इसमें कोई रिंग बन करके नहीं आ रहा, और ये है मोनोडेंटेटेड, पॉलीडेंटेटेड तो है नहीं। अब कीलेट कॉम्प्लेक्स और नॉन कीलेट कॉम्प्लेक्स में फर्क ये होता है कि कीलेट वाला कॉम्प्लेक्स हमेशा नॉन कीलेट के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होता है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं कीलेट इफेक्ट। ठीक है, कीलेट कॉम्प्लेक्स इज अ मोर स्टेबल देन नॉन कीलेट कॉम्प्लेक्स, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कीलेट इफेक्ट। ठीक है, कीलेट कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन नॉन कीलेट। ठीक है, अब यहां पर रीजन क्या है, रीजन आपको बताते हैं हम आपको क्यों ऐसा हो रहा है कि कीलेट कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है और नॉन कीलेट कम स्टेबल है। थोड़ी देर आप खुद भी सोचिए कि आखिर ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि कीलेट वाला ज्यादा स्टेबल हो रहा है, नॉन कीलेट वाला कम। चलिए हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमें इस कॉम्प्लेक्स को डीकंपोज करना है, तो कॉम्प्लेक्स को डीकंपोज करने के लिए हमें बॉन्ड ब्रेक करने की जरूरत है। अगर हम सिर्फ एक बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर दें,
तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज हो जाएगा। यानी इस कॉम्प्लेक्स को डिकम्पोज करने के लिए हमें सिर्फ वन बॉन्ड ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट है, ओनली वन बॉन्ड, ठीक है। केवल एक बॉन्ड अगर हम ब्रेक कर देंगे तो ये कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन इसे डिकम्पोज करने के लिए, फॉर डिकम्पोजिशन, अगर आपको यहां इस कॉम्प्लेक्स को डिकम्पोज करना है तो मान लो तुमने इसे ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसे ब्रेक कर दिया, लेकिन क्या ये कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी भी ये जो लिगेंड है इधर से बॉन्डिंग बनाया हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स तभी डिकम्पोज होगा जब एक पूरा सेगमेंट ब्रेक होकर निकलेगा, और एक पूरा सेगमेंट ब्रेक यानी एक लिगेंड को पूरा ब्रेक करने के लिए तुम्हें टू बॉन्ड ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट है। फॉर डिकम्पोजिशन टू बॉन्ड्स, ठीक है, ब्रेक करने पड़ेंगे। और आपको मालूम है कि एक बॉन्ड के कंपेयर में टू बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि इस दो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए आपको इसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा डिकम्पोज करने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। यही रीजन है कि जो कीलेट होते हैं वो नॉन कीलेट वाले के से कंपेयर में काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। आई बात समझ में? तो ये यही इफेक्ट कहलाता है आपका कीलेट इफेक्ट, ठीक है। तो कीलेट कॉम्प्लेक्स इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है नॉन कीलेट वाले के कंपेयर में। रीजन भी आपके सामने है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ने बहुत सारे लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन देख लिया है, मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, पेंटा, ठीक है। फिर हमने एम्बीडेंटेटेड भी देखा, फ्लेक्सी भी देख लिया, कीलेट भी देख लिया। एक और देख लेते हैं ब्रिज लिगेंड, जो ब्रिज की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अब ये ब्रिज क्या होता है, कैसे होते हैं, ठीक है, उनकी कंडीशन क्या है। ब्रिज लिगेंड्स, ठीक है। ब्रिज लिगेंड की क्या है कि कम से कम उसके पास टू डोनर एटम होने चाहिए। अब चाहे तो वो तो सेम हो चाहे डिफरेंट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दो डोनर एटम होने चाहिए, या एक ही डोनर एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर हो, जिसकी वजह से वो टू मेटल को यानी दो मेटल को एक दूसरे से अटैच कर सके, वहां पर उन दूसरों को एक दूसरे को जोड़ने का काम करे, उसी को बोलते हैं ब्रिज लिगेंड। ब्रिज नाम से मालूम चल रहा है कि दो रास्तों को ऐड करने का काम करते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पर भी वो दो मेटल को अटैच करने का काम करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, CONH3, ठीक है, 5 है, उसके बाद SCN और इधर भी हो गया CONH3 5, ठीक है, कोई भी चार्ज है, मान लो 5+ चार्ज है, ठीक है, ये SCN। तो देखो SCN में क्या होता है, एक सल्फर भी डोनर एटम है, नाइट्रोजन भी डोनर एटम है, तो सल्फर की तरफ से भी अटैच हो रहा है, नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैच हो रहा है, ये इसको और इसको दोनों को आपस में अटैच करने का काम कर रहा है। अभी ये एक तरीके से और ब्रिज का काम कर सकता है, जैसे कोबाल्ट है, NH3 5 हमने लिया, और सल्फर SCN, इधर लिखा सल्फर SCONH3 5। देखो, क्योंकि सल्फर के पास टू लोन पेयर होता है, तो अगर एक ही एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर आ जाएगा तो भी वो ब्रिज का काम कर सकता है, क्योंकि इधर एक लोन पेयर से वो इधर के मेटल को अटैच किया हुआ है और इस साइड वाले से इस साइड वाले को, ठीक है। तो ऐसे वाले कहलाते हैं आपके ब्रिज लिगेंड कहलाते हैं। आई बात समझ में? तो फाइनली जितना भी पॉसिबल हो पाया, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं, उन सब का हम लोग ने क्लासिफिकेशन लिगेंड्स का देख लिया है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अब हम लोग बात करेंगे थ्योरीज के बारे में। थ्योरीज, कुछ थ्योरी आई है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को लेकर के, जैसे फॉर एग्जांपल वर्नर थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है जिसे हम लोग VBT के नाम से जानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद LFT भी देखेंगे हम लोग, लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो बने रहिए चैनल पर, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, देखिए, नोट्स बनाइए और बार बार रिवाइज करिए इसे, ठीक है। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना अच्छा आपका तैयार होगा। रेगुलर पढ़िए, रेगुलर पढ़ना बहुत जरूरी है, एक दिन पढ़ लेने से काम नहीं चलता, एक टाइम तक रेगुलर आप स्टडी करिए, देखिए आपको सक्सेस जरूर मिलेगी।